टीएलसी मेस में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं टीका सर और आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इंडलाइन आकलन सत्र 2021-22 का क्लास 8 का गणित विषय का मॉडल पेपर लेकर के आया हूं जो ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो खंड आ वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र में ऑप्शन दिया गया है आ में 1/2 गुणित d1 इंटू d2 बा पाई आर का वर्ग सा पाई आर द 2 पाई आर एच। तो इसका सही आंसर है बा पाई आर का वर्ग। दूसरा क्वेश्चन है, ये त्रिभुज वृत्त लिखा गया है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, ऑप्शन दिया है इसमें लंबाई गुणित चौड़ाई, दूसरा भुजा गुणित भुजा, तीसरा सभी भुजाओं का योग, चौथा 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो इसका राइट आंसर है हमारा सभी भुजाओं का योग। 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त होगा। तो ऑप्शन है 6, दूसरा 3, तीसरा 2 और चौथा 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 6। पंचभुज के किनार कितने सममित अक्ष होते हैं? समपंचभुज यदि हम बनाते हैं तो सभी भुजा क्या होना चाहिए? इस तरह से बराबर होना चाहिए। वो क्या कहलाएंगे? समपंचभुज कहलाएंगे। और यदि किसी से भी इसको यदि मोड़ते हैं तो बराबर 2 भाग में बट जाना चाहिए। तो हम ऐसा मोड़ेंगे, देखिए, तो ये 2 बराबर भाग में नहीं बटेगा। तो ये सीधा यदि मोड़ते हैं, इसको यदि इस तरफ पलट देते हैं, ऐसे पलट देते हैं, तो ये 2 बराबर भागों में बट जाता है। तो ये क्या कहलाता है? उसका सममित अक्ष। जैसे चतुर्भुज का देखें, ये आयत का देखते हैं, सममित अक्ष कितने होंगे? तो ऐसा मोड़ेंगे तो पर भी बराबर 2 भाग में बढ़ जाएगा, ऐसा मोड़ेंगे तो पर भी बराबर 2 भाग में बढ़। समपंचभुज के केवल कितने अक्ष होते हैं? सममित अक्ष होते हैं, एक ही सममित अक्ष होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनुराग और आकांक्षा की आयु का अनुपात 7:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु 5:4 के अनुपात में हो जाती है। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना अनुराग की एवं आकांक्षा की आयु का अनुपात 7:5x है। इसमें हमने क्या जोड़ दिया? x जोड़ दिया। तो अनुराग का आयु हो गया 7x और आकांक्षा की आयु हो गया 5x। प्रश्न के अनुसार क्या कहता है? 6 वर्ष बाद उसकी आयु। तो 6 वर्ष बाद अर्थात हम उसमें क्या जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे। 7x में 6 जोड़ दिए, 5x में 6 जोड़ दिए। तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु कितना हो जाता है? 5:4 हो जाती है। तो इसको हम अनुपात को किस रूप में लिख दिए हैं? बटे के रूप में लिख दिए। तो क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बन गया। समीकरण क्या बन गया? 7x धन 6 बटे 5x धन 6 बराबर 5/4। इसको यदि इस दूसरे तरीके से भी आप लोगों को पूछ सकता है कि 7x बटे 5x में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त होगा। तो वहाँ पे आप मान रख लेना, माना कि x जोड़ने पर 5/4x प्राप्त होती है। तो समीकरण प्राप्त होने के बाद आसानी से आप जो है हल कर सकते हैं यदि आप लोगों को ज्ञात होगा। तो समीकरण को हल करते हैं। 7x धन 6 बटे 5x धन 6 बराबर 5/4। अब इसको हम क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे, ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा हो जाएगा 7x धन 6 के साथ, 5 का गुणा बराबर हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा किससे हो जाएगा? 5x धन 6 के साथ, कोष्टक में रख देंगे। अब 7x का 4 के साथ गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 28x, और 6 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 छक्का 24 बराबर 5 का गुणा 5x से 5 पंचे 25x, और 5 का गुणा 6 से तो 5 छक्का 30x। ये गुणा करने के बाद हम क्या कर देंगे? पक्षांतर करेंगे। तिर्यक गुणा करने के बाद क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। 28x अपने स्थान पर है, इधर राइट साइड में 25x है, उसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा? इधर प्लस है, इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बराबर 30 भी अपने साइड में है,
अब 24 को जो लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इधर 28 में हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3x। 30 में हम 24 को घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/3। यहाँ पर क्या हो गया ये दोनों के साथ क्या है गुणा का संबंध है तो ये 3 को पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। x बराबर 2 हो गया। x बराबर 2 हो गया तो आकांक्षा अनुराग की आयु कितना है अनुराग की आयु 7x है तो कितना हो जाएगा 7 गुणित 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूने 14 वर्ष। अनुराग की आयु 14 वर्ष हो जाएगा। और आकांक्षा की आयु कितना माने हैं हम 5x माने हैं तो 5 में हम 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 दूने 10 वर्ष। तो अनुराग की आयु कितना आ गया 14 वर्ष और आकांक्षा की आयु कितना आ गया 10 वर्ष आ गया। क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को गर्मी के दिनों में स्वेटर पर ऑफ सीजन 10% डिस्काउंट छूट देता है फिर भी उसे 12.5% लाभ होता है। दुकानदार ने स्वेटर को कितने रुपये में खरीदा होगा जिसका अंकित मूल्य 500 रुपये है। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है ये हमको समझना है। क्या पूछा जा रहा है दुकानदार ने स्वेटर को कितने रुपये में खरीदा होगा अर्थात क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या दिया गया है हमें अंकित मूल्य दिया गया है देखिए कितना 500 रुपया अंकित मूल्य। ग्राहक को देता है 10% की छूट देता है तो हम दिया गया बट्टा जो निकालेंगे 10% बट्टा निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखिए 500 का दिया गया बट्टा 500 का 10% 500 गुणित 10/100 उसका बट्टा निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा अंकित मूल्य गुणित छूट बटे 100। इस सूत्र से हम बट्टा निकाल सकते हैं। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 0 0 कट जाएगा और ये 0 कट जाएगा बचेगा कितना 50 रुपये। स्वेटर का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अब 10% तो छूट दे दिया कितना रुपये 50 रुपये। तो 500 रुपये में हम 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 450 रुपये। 450 रुपये में उन्होंने ग्राहक को बेच दिया। अब दुकानदार का लाभ कितना है 12.5%। फिर भी दुकानदार लाभ प्राप्त करता है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा ये देख लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणित 100/100 धन लाभ का प्रतिशत। तो क्रय मूल्य कितना हो गया क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना बेचा 450 रुपये में बेचा और गुणित 100/100 धन 12.5% उसको लाभ हुआ। तो इसको हम कटाते हैं। कटाएंगे तो क्या हो जाएगा इसको गुणा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112.5 रुपये हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो क्या होगा देखिए इससे 5 से कटा देंगे 5 दूने 10 5 दूने 10 और 5 पंचे 25 5 निया 45 और 5 शून्यम 0। फिर इसको 5 से कटा देते हैं 5 निया 45 और 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 ये हो गया। फिर 9 को कटा दीजिए 9 एकम 9 9 दूने 18। तो ये 2 बचा ऊपर में और इधर क्या बचा 200 बचा अर्थात 2 गुणित 200 बराबर कितना हो जाएगा 400 रुपये। 400 रुपये में बेचने पर स्वेटर का क्रय मूल्य कितना हो गया 400 रुपये हो गया। 400 रुपये में बेचने पर उसको 12.5% का लाभ मिलता है दुकानदार को और ग्राहक को 10% का छूट होता है। 7वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर व 24 मीटर है। इसके बीचों बीच इसकी लंबाई के समानांतर 2 मीटर चौड़ा और चौड़ाई के समानांतर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समय को बचत करने के लिए मैं पहले से ही हल कर चुका हूं तो इसको देखते हैं। देखिए ये जो है क्या है समांतर चतुर्भुज बनाया गया है। ये लंबाई कितना है 35 मीटर और चौड़ाई कितना है 24 मीटर। ये इसके समानांतर जो है बीचों बीच जो ये रास्ता बना हुआ है ये रास्ता बना हुआ है कितने मीटर का 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है और चौड़ाई के समानांतर जो है 1 मीटर का रास्ता बना हुआ है। अब इसको क्या करेंगे हम 2 आयत बनते हैं। देखिए ये लंबाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल
इसको निकाल लेते हैं। ये लंबाई के समानांतर जो ये रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद इस रास्ते का क्षेत्र, चौड़ाई के समानांतर जो रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं लंबाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना है देखिए 35 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, ये 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है तो कितना हो जाएगा, 35 गुने 70, 70 वर्ग मीटर आ जाएगा। उसी तरह से ये चौड़ाई के समानांतर जो रास्ता है बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 24 लंबाई हो गया, और चौड़ाई कितना है 1 मीटर। 1 मीटर का चौड़ा है तो 24 गुणित 1 हो जाएगा, अर्थात 24 वर्ग मीटर उसके क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन ये जो बीचों बीच में बनता है, ये छायांकित जो दिख रहा है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर, अर्थात उसका क्षेत्रफल कितना जाएगा, 2 वर्ग मीटर। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज के रास्ता जो बना हुआ है उसमें छायांकित भाग दोनों रास्तों में आया है। इधर से हमने ये निकाला, इसमें भी ये रास्ता छायांकित भाग आया। ऐसे क्षेत्रफल निकाले चौड़ाई के समानांतर, उसमें भी ये छायांकित भाग आया है। तो उसे एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक बार घटाएंगे, एक बार घटाने पर क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया गया था, 70 धन 24 ऋण 2, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है 2 जो है, तो 94 ऋण 2 हो जाएगा, अर्थात 90 वर्ग मीटर होगा। ये छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 90 वर्ग मीटर। यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है, और यहाँ से ये जो रास्ता बना हुआ है इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 90 वर्ग मीटर आएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। 22 मीटर गुणित 10 मीटर आयताकार लोहे की दीवार की चादर को लंबाई के अनुदिश में मोड़कर एक बेलनाकार पाइप बनाया गया। पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, 22 गुणित 10 मीटर आयताकार लोहे की चादर, ये जो बना हुआ है ये लोहे की चादर है, 22 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा। अब इसको ऐसे फोल्ड करके क्या कर दिया गया है, एक बेलन बना दिया गया है। एक बेलन बनाए हैं, इस तरह से बेलन बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 10 मीटर है, अर्थात वो क्या बन जाएगा, ऊंचाई बन जाएगा। ऊंचाई बनेगा तो बेलनाकार पाइप की ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई 10 मीटर हो गया। यदि चादर को मोड़ने से बने पाइप की त्रिज्या r हो तो इसका हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या नहीं दिया गया है। ये केंद्र से लेकर के ये परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या निकालना है तो आयताकार चादर की लंबाई, आयताकार चादर की लंबाई बराबर पाइप की आधार की परिधि हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आयताकार पाइप की लंबाई कितना है, 22 मीटर, और पाइप के आधार की परिधि बराबर हो जाता है 2 पाई r। तो 2 पाई r, तो यहाँ पे 22 बराबर 2 गुणित पाई का मान कितना हो जाता है, 22/7 गुणित r, 22/7 गुणित r हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए ये तिर्यक गुणा कर देते हैं, 22 का गुणा किससे हो जाएगा, 7 के साथ हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं है तो 2 गुणित 22 गुणित r हो जाएगा। क्योंकि हमें r का मान निकालना है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 22 गुणित 7 बटे 2 गुणित 22 बराबर r। अब इसका हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 22 और ये 22 कट जाएगा, बचेगा कितना, 7/2। तो r बराबर कितना आ गया, 7/2 मीटर। इस तरह से हम त्रिज्या निकाल लिए। अब त्रिज्या निकालने के बाद पाइप का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइप का आयतन बराबर क्या हो जाता है, पाई r का वर्ग h। याद रखना ये सूत्र, जब तक ये सूत्र याद नहीं रहेगा आप पाइप का आयतन नहीं निकाल सकते। या बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर भी क्या हो जाएगा, वही है पाई r का वर्ग h। तो पाई का वर्ग कितना, पाई बराबर कितना हो जाएगा, 22/7, और r बराबर कितना है, 7/2 का वर्ग गुणित ऊंचाई कितना है 10। तो यहाँ पर मान रख देते हैं 22/7 गुणित
7/2 का घात 2 है, अर्थात 2 बार गुणा कर देंगे। 7/2 गुणित 7/2 गुणित 10। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 7 और 7 कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 11 22, बचेगा कितना? और ये 2 को कटा देंगे, 2 1 कम 2 और 2 5 6 10, बच जाएगा यहाँ पे 11 गुणित 7 और गुणित कितना बच जाएगा? 5। तो इसको यदि हम गुणा करते हैं 11 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 7 गुणित 5 को हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 385 घन मीटर आएगा। क्या आएगा? बेलन का आयतन 385 घन मीटर। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 80 सेंटीमीटर आधार और 0.08 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ पे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल करेंगे तो त्रिभुज का आधार कितना दिया गया है? 80 सेंटीमीटर। यह आधार 80 सेंटीमीटर दिया गया है और क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 0.08 मीटर वर्ग मीटर। ये देखिए इस क्षेत्रफल जो है वर्ग मीटर में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, और आधार किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में दिया गया है। क्षेत्रफल मीटर में दिया गया है तो हमको किस में बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर में उसे बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर बराबर 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाता है? 1 मीटर गुणित 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे? 100 गुणित 100, अर्थात कितना हो जाएगा? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हो गया? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो यहाँ आ गया हमारा 0.08 वर्ग मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 0.08 गुणित 10,000 वर्ग सेंटीमीटर को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 800 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है A बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल A बराबर 1/2 B गुणित H। B क्या है? आधार है। H क्या है? ऊंचाई है। अब त्रिभुज की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। H बराबर क्या हो जाएगा? 2A/B। A क्या है? क्षेत्रफल है और B क्या है? आधार है। तो इसका मान रख देंगे 2 गुणित क्षेत्रफल कितना आ गया? सेंटीमीटर में 800, तो 800 में रख दिए, और आधार कितना है? 80 है तो 80 रख दिए। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 दहम 80, बच गया कितना? 2 गुणित 10, अर्थात H बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई H बराबर 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। उस समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर और आधार 60 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 1200 वर्ग मीटर। आधार कितना दिया गया है? 60 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब किसको कहा जाता है? ऊंचाई को भी कहा जाता है। ऊंचाई को ही क्या कहा जाता है? शीर्ष लंब कहा जाता है। तो समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब या ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटे आधार। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर क्षेत्रफल बटे आधार हो जाएगा। तो 1200 हमारा क्षेत्रफल था, बटे 60 कर देंगे तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 20 सेंटीमीटर आएगा। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर 20 सेंटीमीटर। इस तरह से खंड आ में आने वाले प्रश्नों को आप लोगों के सामने में रखा है। खंड बा और खंड स को आप लोग आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि कक्षा 7 और कक्षा 5 का प्रश्न खंड स में पूछा जाएगा। आशा है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये लाभ मिल सके। और यदि इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने को मिलता है तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।